ठीक है, चलिए शुरू कर। ओके, लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था इसका, पाकिस्तान अफेयर्स का। कल करारदाद पाकिस्तान के बाद एक दो इवेंट ही पड़े थे। करारदाद पाकिस्तान, मेरा ख्याल हम वहां नहीं पहुंचे थे। हमने इसके 1 मिनट 14 पॉइंट कायदे 14 पॉइंट कर लिए थे, 14 पॉइंट मैंने कहा था आप खुद करेंगे। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हमने की थी, नहीं ये कर चुके थे मैंने, हाँ तीनों का बताया था कि जिसमें पहले वाले में जो था, तीसरा हो गई थी। हाँ वो गांधी कांग्रेस यहाँ शामिल नहीं हुई थी। तीसरे वाले में फिर कायदे आजम लोग भी नहीं गए थे, उनको रिप्लेस किया था उसने, आगा खान ने रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, कम्युनल अवार्ड तक मेरा ख्याल है कि हमने कम्युनल अवार्ड शुरू, कम्युनल अवार्ड पढ़ लिए कि पढ़ना है? आई नो, थिंक सो, पढ़ना है। यहाँ से स्टार्ट करें सर आई ये थिंक। पढ़ना है। हाँ जी, कम्युनल अवार्ड से स्टार्ट करती हैं। अच्छा जी। तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो हो चुकी थी। अब मतलब बेसिक पर्पस जो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अरेंज करने का वो यही था कि पता चल सके कि इंडियंस क्या चाहते हैं, कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, बेसिक डिमांड्स क्या हैं उनकी, डेडलॉक क्यों नहीं टूट रहा। तो इन 3 कॉन्फ्रेंसेस से उन्हें ये बहुत अच्छे से पता चल गया कि यार ये मामला आ रहे हैं, इस वजह से ये चीजें हल नहीं हो पा रही। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस पे वाइट पेपर इशू किया, मतलब जो प्रोपोज्ड सॉल्यूशन थे वो निकाले और उसको पब्लिश कर दिया। अब कम्युनल अवार्ड क्या चीज है, कहता है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फोर्स द गवर्नमेंट टू अनाउंस देयर ऑन स्कीम नोन एज कम्युनल अवार्ड। ठीक है, बेसिकली क्या था, ये आउटकम था किस चीज का, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस का। नतीजा तो निकला कोई नहीं, जाहिर सी बात है, कभी एक पार्टी नहीं आ रही, कभी दूसरी नहीं आ रही, कभी फिर पहले नहीं आ रही, तो यही काम चलता रहा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने तौर पे डिसीजन लिया, एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जिसको कम्युनल अवार्ड का नाम दिया गया। सर रेमसे मैकडोनाल्ड was the prime minister of Britain at that time। अच्छा, इसके सेलियंट फीचर्स क्या है एक नजर मार लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई 1932 में और अलग से सूबा बना दिया गया। इट रिटेन्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर अदर माइनॉरिटीज इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। 1/3 of the British Indian seats were retained by the Muslims. Okay, the Hindu majorities were not reduced to any area, whereas in Punjab and Bengal, Muslim majority was reduced to minority। ठीक है, मतलब उसको जो दोबारा हदबंदी की गई उसमें जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वो माइनॉरिटी एरियाज में चेंज कर दिए गए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि कहता है कि प्रोपोर्शनल डिवीजन फॉर मुस्लिम्स, इसको छोड़े, खैर देखना तो नजर मार लीजिएगा। आगे चलें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें कहता है द वाइट पेपर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 1 ऑफ एक्ट केम इनटू ऑपरेशन इन 1937, और जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 ऑफ एक्ट विच कंटेन्ड द फेडरल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वुड नॉट बी एनफोर्स अंटिल स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एक्सेप्टेड इट। कि जब तक एक खास नंबर ऑफ जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको एक्सेप्ट नहीं कर लेती थी, तब तक पार्ट 2 इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, उसको होल्ड किया गया। अच्छा, तो कहता है कि फर्स्ट पार्ट में क्या था, कहता है सिस्टम ऑफ डायआर्की, 2 तरह का निजाम था हुकूमत का, वाज abolished, डायआर्की abolished in provinces and introduced in the centers। the country was divided into 11 provinces, 11 सूबों में तकसीम कर दिया गया। 3 lists of subjects were drawn up, federal list, provincial list and concurrent list। मतलब 3 तरह से उन्होंने डिवीजन की। ठीक है, तो अब उसमें क्या, सिंध, उड़ीसा, जिसको अड़ीसा बोलती हैं उर्दू में, वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई
एंड बिहार रेस्पेक्टिवली एंड वर गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब। आगे आगे चलते जाइए, इसको एक नजर पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसा को हमारे एमसीक्यूज रिलेटेड काम की बात नहीं है, लेकिन एक नजर मार लीजिएगा कि उसमें हुआ क्या था। आगे चलते हैं। अब बड़ा लंबा टाइम हो चुका था यार कि इलेक्शंस नहीं हुए थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने अभी पढ़ा कि ये एनेक्ट कब हुआ, 1937 में हुआ, ठीक है। तो इसके मुताबिक फिर जो था वो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, क्योंकि एक लंबे अरसे से इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो कहता है कि कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी इन 5 प्रोविंसेस, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, सीपी और यूपी। तो इसमें 5 जो ना सूबे थे उसमें कांग्रेस को कामयाबी मिली। इसमें 1937 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को कामयाबी कुछ खास नहीं मिली थी। कुछ एरियाज में था जहां पे मुसलमानों को कुछ सीटें मिली, लेकिन इस तरह से नहीं थे कि वो गवर्नमेंट बना सकें। एक आध सूबे में इनके पास कुछ सीटें थी जहां ये सोच के बैठे हुए थे कि शायद कांग्रेस हमसे हाथ में लाए और हम कांग्रेस के साथ मिलकर जो है वो जो ना गवर्नमेंट बना लें। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की बजाय जो दूसरी छोटी जमातें थी उनसे कोलिशन करके गवर्नमेंट बना ली, इनको नहीं पूछा गया। कहता है इट आल्सो फॉर्म्ड अ कोलिशन इन द अदर प्रोविंसेस टू फॉर्म इट्स मिनिस्ट्रीज इन 8 प्रोविंसेस, बॉम्बे एंड एनडब्ल्यूएफपी। Muslim League failed to get any success in the Muslim majority areas but succeeded in the minority areas. तो अब ये सोच के बैठे हुए थे स्पेसिफिक कुछ माइनॉरिटी एरियाज में सीटें इनको मिली हैं। अब गवर्नमेंट कैसे बनी, जाहिर सी बात है जो पार्टी जीतेगी जिसके पास ज्यादा सीट्स हैं, गवर्नमेंट गोरों ने तो उनको कहना था कि आप आए गवर्नमेंट बनाएं। कहते हैं इन 1937 द गवर्नर्स ऑफ द 8 रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस इनवाइटेड कांग्रेस लीडर्स टू फॉर्म मिनिस्ट्रीज, ठीक है। कांग्रेस आए और मिनिस्ट्रीज बनाए, गवर्नमेंट बनाए। Congress leaders put a condition on the government to give an assurance that governors would not use their special powers to interference granted by the Constitution of the Protection of Minorities. गोरे ने प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के लिए गवर्नर्स को खास इख्तियार दिया था कि वो किसी भी इस तरह के मसले में जहां पे माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन का मसला बने तो वो इंटरफेयर कर सकते थे। तो अब गांधी, जाहिर सी बात है हम पहले पढ़ चुके हैं कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने कहा था, उसमें 2 बोर्ड बने थे। दूसरा क्या था, वो उसका था माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए। तो गांधी ने कहा था कि उसकी जरूरत ही नहीं है, इसको आप खत्म कर दें। तो कांग्रेस ने पहली शिक ये लगाई कि जनाब आप जो गवर्नर्स हैं उनकी इंटरफेरेंस है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज में, वो खत्म कर दें। तो अब हुआ क्या, कहता है लॉर्ड लिनलिथगो जो उस वक्त का वाइसराय था इशूड अ स्टेटमेंट इन 1937 स्टेटिंग दैट द गवर्नर्स वुड यूज देयर स्पेशल पावर्स इन द मैटर ऑफ अटमोस्ट अर्जेंसी एंड मिनिस्टर्स वुड बी अलाउड टू परफॉर्म देयर जॉब्स फ्रीली। उन्होंने कहा कि जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उस वक्त के वाइसराय, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि जो गवर्नर हैं इंतहाई मजबूरी की हालत में वो इंटरफेयर करेंगे, अदरवाइज मिनिस्टर्स को इजाजत होगी कि वो अपना काम आजादी के साथ कर सकें। आफ्टर दिस स्टेटमेंट कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑफ एक्सेप्टेंस। उसके बाद कांग्रेस ने कहा ठीक है जी, हम लोग जो है वो मिनिस्ट्रीज बनाने लगे हैं, गवर्नमेंट बनाएंगे। अब कांग्रेस ने क्या किया, ऑफिस टेक किया, took office in 8 provinces. In Punjab, Unionist Party of Sir Sikandar Hayat formed a ministry. Muslim ministry in Sindh was dissolved due to Congress conspiracies. ठीक है। उसके बाद बंगाल कांग्रेस, इन बंगाल कांग्रेस formed a coalition with मौलवी फजलुल हक of खाकसार पीरजा पार्टी, ठीक है, इसके साथ कोलेशन कर लिया। और एनडब्ल्यूएफपी में कोलेशन विद द रेड शर्ट्स, जिसको सुर्ख पोश कहते हैं, खुदाई खिदमतगार भी इन्हीं का नाम था, और ये बाचा खान की जमात थी, ठीक है। नंबर 7, मुस्लिम लीग गॉट सब्सटेंशियल सक्सेस इन मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस एंड एक्सपेक्टेड टू फॉर्म मिनिस्ट्रीज देयर। सोच के बैठे थे कि शायद अब हम यहाँ गवर्नमेंट बना लें विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस ने मुंह नहीं लगाया। But the Congress were reluctant to share powers with Muslim League, कि वो नहीं शेयर करना चाहते थे, हिचकिचा रहे थे कि मुसलमानों को क्यों दें। Discussion was held between Chaudhry Khaliquzzमान Muslim League and
अब्दुल कलाम आजाद जो कि कांग्रेस के लीडर थे, बट नो एग्रीमेंट वाज रीच्ड, लेकिन फाइनली किसी स्टेज पे नहीं पहुंच पाए। आठवां क्या है, द कांग्रेस पुट फॉरवर्ड कंडीशन ऑन विच इट वुड लेट मुस्लिम लीग फॉर्म द प्रोविंशियल कैबिनेट, कि जनाब प्रोविंशियल कैबिनेट में मुस्लिम लीग को कब शामिल करेंगे, उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दी कि अगर ये वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, फुलफिल करती हैं, तो हम उनको साथ मिलाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलाएंगे। क्या था कि मुस्लिम लीग ग्रुप इन द यूपी लेजिस्लेचर असेंबली शैल बी डिसॉल्व, ओके। उसके बाद नंबर 2, मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग इन द उत्तर प्रदेश यूपी असेंबली शैल ज्वाइन कांग्रेस एंड वुड कम अंडर पार्टी डिसिप्लिन, मतलब ये है कि मुस्लिम लीग की अपनी शनाख्त खत्म हो जाएगी यूपी में और वो कांग्रेस के अंडर काम करेगी। मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड शैल बी डिसॉल्व्ड, मतलब मुस्लिम लीग की जड़ें काट दी जाएंगी सादा लफ्जों में। मुस्लिम लीग मेंबर हु विल ज्वाइन द कांग्रेस शैल कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय कांग्रेस पार्टी लीडर्स, कि जनाब इन द असेंबली की जो मुसलमान कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे, फिर जो ऑर्डर्स इशू होंगे कौन करेगा, कांग्रेस के पार्टी लीडर करेंगे, वो उनको उनको ओबे करेंगे। और पांचवा क्या है, मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दीज टर्म्स एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वाज फॉर्म्ड इन द यूपी, और मुस्लिम लीग ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब जैसे कांग्रेस उसमें गवर्नमेंट में आई है, तो उसने क्या किया, मुजालिम शुरू कर दिए, जहां जहां उनसे हो सका उन्होंने किया। कांग्रेस एट्रोसिटीज, के कांग्रेस ने क्या किया, मुजालिम ढाए। रिलीजियस एंड कल्चरल ऑपरेशन, के जनाब मजहबी और जो कल्चरल था वो क्या जुल्म सितम किए गए, क्या ऑपरेशन किया गया। प्रोहिबिशन ऑफ अजान एंड सेक्रीफाइस, अजान और कुर्बानी पे पाबंदी लगा दी। वर्शिपर्स वर अटैक्ड वाइल परफॉर्मिंग प्रेयर्स, लोग नमाज पढ़ रहे होते थे, ये धावा बोल देते थे। पिग्स वर पुट इनसाइड द मॉस्क्स, के मस्जिदों में सुअर छोड़ दिए जाते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क वाज बैंड, मस्जिदें बनाना तामीर करना बंद हो, मतलब उसको बैन कर दिया गया था, पाबंदी लगाएगी। म्यूजिक वाज प्लेड इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क, ठीक हो गया, गाने बजाने का काम मस्जिद के सामने किया जाता, उधर जुमात हो रही होती, इधर ये काम करते। इसके बाद अगला है विद्या मंदिर स्कीम, ये लॉन्च किया गया। इसका काम क्या था, इट वाज एन अटेम्प्ट टू अरेज द मुस्लिम कल्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। तो पॉलिसी वाज एम्ड एट कन्वर्टिंग मुस्लिम्स टू हिंदुइज्म, मतलब विद्या मंदिर स्कीम, इसका बेसिक पर्पस क्या था, मुसलमानों को हिंदू बनाया जा सके, ठीक है, टू कन्वर्ट मुस्लिम्स टू हिंदुइज्म। It was introduced in all schools, colleges and universities. Students were asked to pay respect and homage, मतलब आप रिस्पेक्ट टू गांधीज पिक्चर एवरी डे इन असेंबलीज, के जैसे बो किया जाता है ना, मतलब झुका जाता है, उस तरह से ताजीमन आप उस पिक्चर के सामने झुके। दे वर सपोज टू बो बिफोर गांधीज पिक्चर, कि उन्हें कहा गया कि वो गांधी की पिक्चर के सामने झुके। एंड सिंग हाइम्स इन हिज प्रेज, और उसकी जो शान थी या उसकी तारीफ में वो जो हाइम्स हैं, वो जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तारीफी जो नगमात हैं, जो मिली नगमे टाइप के हैं, वो गाए उनकी ना, उसकी उसकी तारीफ में। तो एक मुसलमान था, उसका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, अ कांग्रेस मुस्लिम लीडर था, वो ऑथर था इस स्कीम का। याद रखिएगा, विद्या मंदिर स्कीम किसने लॉन्च की थी, मतलब इसका जो स्क्रिप्ट राइटर था या जो मेन आइडिया के पीछे कौन सा था, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन था, ठीक है। उसके बाद वर्धा स्कीम, वर्धा स्कीम क्या चीज है, कि इसमें कहता है दिस स्कीम वाज the outcome of Gandhi's philosophy. It was based on Hindu nationalism and on the principles of non-violence. Main aim was to create a high respect among young minds in order to isolate young generation of the Muslims from their religion, culture and civilization. मतलब जो कच्चे जहन थे मुसलमान, मतलब जो बच्चे हैं, उनको दीन से दूर करना और अपने जो है कल्चर है उससे रूशनास करवाना। उर्दू वाज कंप्लीटली इग्नोर्ड, ठीक है, जो मुसलमानों की जुबान थी। हिंदी वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड वाज मेड कंपल्सरी इन ऑल एजुकेशनल सेंटर्स एंड ऑफिसेज, ठीक हो गया, मतलब स्कूल कॉलेजेस में भी और ऑफिसेज में भी। उसके बाद हिंदी वाज पैटर्नाइज्ड एंड प्रोमोटेड, इसकी सरपरस्ती की गई और इसको प्रोमोट किया गया। No separate Muslim schools were provided nor any arrangement made for training
फॉर उर्दू स्पीकिंग टीचर्स। और जो उर्दू स्पीकिंग टीचर्स थे सारे के सारे बेचारे बेकार हो गए, क्यों? क्योंकि आगे खपत ही नहीं थी उनकी। ठीक है। तो मुसलमानों के लिए अलग स्कूल थे ही कोई नहीं। और सोशल अप्रेशन क्या था, मतलब जो समाजी तौर पर उनको उन पे क्या जुल्म सितम किया गया, उसमें नंबर 1 पे है बंदे मातरम। ये बानकिम चित्तरजी, बानकिम चटर्जी एक एक कांग्रेस लीडर था, एक राइटर था बेसिकली, जिसने अपनी किताब आनंद मथ के अंदर जो था वो बंदे मातरम लिखा। अब ये है क्या चीज है? कहते हैं इट वाज अ सॉन्ग रिटन बाय बंगाली नॉवेलिस्ट बानकिम चटर्जी इन हिज नॉवेल आनंद मथ। तो उसमें उसने बंदे मातरम लिखा। अब बंदे मातरम चीज क्या है? कहता है कि इट उर्ज्ड ऑल नॉन मुस्लिम्स टू वेज वॉर अगेंस्ट द मुस्लिम्स इन ऑर्डर टू एक्सपेल देम फ्रॉम हिंदुस्तान। ठीक है, कि मुसलमानों के खिलाफ उभारा इस बात पे कि तमाम नॉन मुस्लिम है मुसलमानों से जंग करें और उनको हिंदुस्तान से निकाल के बाहर कर दें। उसके बाद क्या था कि कांग्रेस मेंबर्स इन द असेंबली इंसिस्टेड इन स्टार्टिंग द डे विद द रिसाइटेशन ऑफ वंदे मातरम which was also adopted by the national as the national anthem and started before the start of official business। मतलब दिन का आगाज वंदे मातरम से किया जाता, स्कूल कॉलेजेस में वंदे मातरम असेंबली में पढ़ा जाता और इसको बतौर नेशनल एंथम अपनाया गया। और जो ऑफिशियल बिजनेस थे, मतलब जो आपके सरकारी जितने भी काम शाम थे, वो शुरू करने से पहले सुबह के वक्त ये पढ़ा जाता था। असॉल्ट ऑन मुस्लिम लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर और ओवरऑल मुसलमानों पर हमले किए गए। ऑफिशियल इंटरवेंशन वाज ऑलवेज फेवर्ड द हिंदूज, और जो सरकारी मशीनरी थी वो हिंदुओं को फेवर देती थी, मुसलमानों की सुनती नहीं थी। मुस्लिम्स वर नॉट अलाउड टू यूज विलेज वेल्स, के जो पानी के कुएं थे गांव में, वो उनको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। आफ्टर टेकिंग पावर कांग्रेस ऑर्डर्ड द होस्टिंग ऑफ 3 कलर्ड फ्लैग अलोंग विद द ब्रिटिश जैक टू प्रूव दैट देयर वर ओनली 2 पावर्स इन द इंडिया। कौन कौन सी? कांग्रेस और ब्रिटिश। उसने क्या किया कि इंडिया का झंडा 3 कलर वाला है, ठीक है, जिसको तिरंगा बोलते हैं। उसके साथ उन्होंने क्या किया, यूनियन जैक का जो ब्रिटिश वाला था, क्या बोलते हैं, झंडा था, उसको मिक्स किया और इसको एक झंडा बना दिया। बताने का मकसद ये था कि 2 ही पावर्स हैं, एक हिंदू और दूसरा ब्रिटिश। ठीक है। तो इसी तरह से इकोनॉमिक ऑपरेशन भी हुआ। अब उसमें क्या था, मुसलमानों की शॉप्स का बायकॉट किया गया, जो ट्रेडर्स थे बिजनेसमैन थे उनसे चीजें कोई नहीं खरीदता था, और मुसलमानों को जो ऑफिशियल फंड्स थे उनसे महरूम रखा गया। पॉलिटिकल ऑपरेशन क्या था कि जनाब मैस कॉन्ट्रैक्ट स्कीम, ये क्या चीज है? कहता है कांग्रेस स्टार्टेड मुस्लिम मैस कॉन्ट्रैक्ट कैंपेन to enlist Muslim in Congress and try to destroy Muslim League as the only representing Muslims। मतलब मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करने का तरीका ये इख्तियार किया कि उन्होंने कोशिश की कि मुस्लिम लीग का नाम निशान ही मिटा दिया जाए। ठीक है। और जगह जगह ये क्लेम किया गया कि जो कांग्रेस है वही सोल रिप्रेजेंटेटिव है इसकी तमाम इंडियंस की। उसके बाद हिंदू मुस्लिम रियॉट्स were arranged by the Congress in which Muslims were jailed for rioting। मतलब जो मुस्लिम हिंदू दंगा फसाद अरेंज किए गए जानबूझ के, और फिर उसकी पदाश में मुसलमानों पे छोटी छोटी चीजों के ऊपर शिक्कें लगाई गई, मुसलमानों को जेल हुई छोटी छोटी बातों के ऊपर। ठीक है। हिंदू अटैक्ड ऑन द लाइफ एंड ऑनर ऑफ द मुस्लिम्स, द हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज वर सेट ऑन फायर, आग लगा दी जाती थी घरों को, प्रॉपर्टी को। मुस्लिम विलेजेस वर प्लंडर्ड, जो मुस्लिम्स विलेजेस वर प्लंडर्ड, मतलब आग लगा दी जाती, उनको उससे दरबदर कर दिया जाता। मुस्लिम्स एंड वेमेन एंड चिल्ड्रन वर मैस्कर्ड, के उनके ऊपर जुल्मो सितम किया जाता। अब क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मुस्लिम्स वर कॉन्फिस्टिकेटेड ऑन स्मॉल ऑफेंसेस, छोटे छोटे जुर्मों के ऊपर क्या था, उनसे उनकी प्रॉपर्टीज छीन ली जाती। तो इसमें रोल ऑफ, अब सारी बात यह कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? देखिए, मुस्लिम लीग के पास इख्तियार नहीं था, वो अपना पूरी कोशिश कर रही थी जितना वो कर सकती थी। ड्यूरिंग द कांग्रेस टेन्योर मुस्लिम लीग प्लेड एन एक्टिव रोल ड्राइंग अटेंशन बाय पासिंग रेजोल्यूशन अगेंस्ट द कांग्रेस। जाहिर सी बात है यही काम कर सकते थे। इट अपील टू कांग्रेस टू चेंज इट्स बाइस्ड एटीट्यूड, कि अपना जो
यक तरफा या बाइस्ड एटीट्यूड है उसको चेंज करें। इट ओपनली क्रिटिसाइज्ड वर्धा स्कीम एंड रिसाइटेशन ऑफ वंदे मातरम। अब 1939 में क्या हुआ कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री थी वो खत्म हो गई, क्यों हुई उसके ऊपर भी बात करेंगे अगले लेक्चर में। 1939 में क्या हुआ कि इन्होंने जो 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 थी गवर्नमेंट छोड़ दी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939, 39 से 45 तक ये जारी रही। द गवर्नमेंट अपील्ड टू हेल्प फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कि जनाब अब हम पे मुश्किल वक्त आ गया है, आप हमारे साथ दें तो जंग के बाद हम आपका कुछ करेंगे। अब कांग्रेस ने कहा कि यार ये अच्छा मौका है गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने का, तो उसने कहा कि जनाब बस अब हम आपके साथ नहीं चलने वाले। कांग्रेस पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग कंडीशन फॉर असिस्टिंग द गवर्नमेंट। क्या कंडीशन लगाई कि ये मान लें हम आपकी मदद करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉर, कि जंग क्यों लड़ी जा रही है हमें बताया जाए, एक। नंबर दो, गवर्नमेंट शुड अनाउंस द दैट द इलेक्टेड लेजिस्लेचर वुड ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि द गवर्नमेंट शुड अनाउंस दैट द इलेक्टेड, कि जो जीती हुई पार्टी है वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखेगी। गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे, ठीक है। गवर्नमेंट का दिमाग खराब था, वो इतना बड़ा जुआ खेलती इनके साथ। द मेंबर्स ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मेंबर चूजन बाय द वायसराय ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, शुड ओनली बी दोज हु एंजॉय सक्सेस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता है कि ये उन लोगों में से सिलेक्ट किए जाएं जो जो इलेक्शन जीते हुए हैं। सादा लफ्जों में यही था कि जो पार्टी हुकूमत में है उसमें से चूज किए जाएं, और जीता कौन था, वो कांग्रेस जीती हुई थी। हर लिहाज से उन्होंने अपना ही फायदा सोचा। तो अब क्या था, कांग्रेस इन अदर वर्ड्स डिमांडेड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर एंड राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, के जनाब दो बातें, कि आप इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर करें हिंदुओं को, और दूसरा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का राइट है वो मांग लिया। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज डिमांड्स, गवर्नमेंट ने कहा नो ऐसा नहीं करेंगे। The Viceroy promised to give due consideration to the suggestion of the party and Dominion status would be given after the war। उन्होंने कहा था कि फिलहाल आप ना जंग में हमारा साथ दें, उसके बाद फिर देखेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं, हम आपके साथ नहीं चल सकते, आप ये बातें माने। जाहिर सी बात है उधर से जंग लगी हुई थी, गोरे उधर परेशान थे, तो गांधी ने सोचा कि अच्छा वक्त है उनको प्रेशराइज करने का। कांग्रेस इन ऑर्डर टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट रिजाइन फ्रॉम ऑल मिनिस्ट्रीज एंड स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उन इन नवंबर 1939 ऑल कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड आफ्टर 2.5 years रूल। मतलब 2.5 साल की हुकूमत के बाद 1939 में, नवंबर 1939 में उन्होंने इक़्तिदार को छोड़ दिया। जैसे इक़्तिदार को छोड़ा, जाहिर सी बात है जैसे हुकूमत से आउट हो गई कांग्रेस, तो मुसलमान रिलैक्स हो गए, उन पे जुल्म सितम करने वाला कोई नहीं था। तो फिर 1939 को नवंबर 1939 में कायदे आज़म ने इसको डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का की अपील की कायदे आज़म ने। तो इसको डे ऑफ डिलीवरेंस भी बोला जाता है, जिस जिस डेट को कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज खत्म हुई थी। बस इसको यहां तक रोकती हैं, आगे जो है लाहौर रेजोल्यूशन है ये कल करेंगे। यहां तक कोई काम, यार आप लोग बोलते बोलते कोई नहीं है, बस मैं अकेला ही बोलता रहता हूँ, ना कोई क्वेश्चन करती हैं ना कोई चीज पूछती हैं, बस सुमम बुकमन। सर ये थ्योरी टाइप है ना, तो इसलिए इसमें क्या पूछ। अल्लाह अकबर। अच्छा चलें, इसको पढ़िएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। इसको यहाँ रोकते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम फिजिक्स का थोड़ा सा रुका था, कोई काम उसमें हमने एंड किया था उसको। यस, सेमीकंडक्टर्स पे। अब सेमीकंडक्टर, इसके ना नोट्स दोबारा आपसे शेयर करूंगा मैं, ये थोड़े साफ नहीं आए। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स क्या होती हैं यार? सेमीकंडक्टर्स वो होती हैं जो कि ना कंडक्टर्स हैं ना वो इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनमें से करंट पास नहीं होता, जो हीट के बुरे कंडक्टर होते हैं, हीट उनमें से मतलब ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। तो कंडक्टर्स कौन सी होती हैं? जो कि करंट और हीट को पास करते हैं, वो कंडक्टर्स कहलाती हैं। अब बेसिकली सेमीकंडक्टर्स क्या है? इट इज अ मिड पॉइंट बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कि ये कुछ कंडीशन में कंडक्टर वाली खासियत जाहिर करते हैं, कुछ में ये इंसुलेटर वाली जाहिर करते हैं, ठीक है। तो आगे सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर्स है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। कहता है सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमेना डिस्प्लेड सर्टेन कंडक्टर्स दैट demonstrate to resistance to the flow of
इलेक्ट्रिक करंट, कहता है एक खास टेम्परेचर पर आकर ये रेजिस्टेंस शो नहीं करते। हाँ जी जिया, ऐसा ही है। जी सर ऐसे ही है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ी ब्लर हो रहा है इनमें, जिसके अंदर मैंने दोबारा शेयर करूंगा ये वाला पेज आपके साथ। अच्छा, तो आगे चलती हैं। सेमीकंडक्टर्स की हम बात कर रहे थे। सेमी का मतलब होता है जिसको हम नीम कहती हैं, मतलब दरमियान वाले तकरीबन सेमीकंडक्टर्स। अब क्या होता है कि कुछ खास कंडीशंस पे क्या करते हैं, ये कंडक्टर्स बन जाती हैं। अब होता क्या है इसमें, अ, दो बातें पढ़ लेती हैं। प्योर मटेरियल जो होता है, प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, और जिसमें डोपिंग की जाती है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब प्योर से मुराद क्या है कि जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलीनियम है, गैलियम है, आर्सेनाइड है, उसके अलावा जिंक है, वगैरह वगैरह, सारे के सारे जो हैं ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं और ये सेमीकंडक्टर्स हैं। अब इसमें डोपिंग का क्या मतलब है, इसमें मिलावट करना, डोप करना। वो जो क्रिकेट क्रिकेट में भी डोप टेस्ट करते हैं, वो यही होता है कि उसने कोई नशा वशा तो नहीं लिया हो, उसमें कोई मिलावट तो नहीं की गई। तो डोप का मतलब होता है आप इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब डोपिंग जब आप प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में आप दो तरीके से डोप कर सकते हैं। एक तो इसके इससे पहले वाला ग्रुप कौन सा है, थर्ड ग्रुप है। इसके बाद ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 5 है। ठीक है, या तो आप ग्रुप 3 के साथ इसकी डोपिंग करेंगे या ग्रुप 5 के साथ करेंगे। 3 के साथ करें या 5 के साथ करें तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा, डोप्ड सेमीकंडक्टर कहलाएगा सादा लफ्जों में। ठीक हो गया। अब ग्रुप 3 का क्या मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 5 का क्या मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक दो तीन चार और पांच इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। अब जब सेमीकंडक्टर चौथे ग्रुप वाले का क्या मतलब है कि उसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक दो तीन और चार। अब इसको 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, जाहिर सी बात है 4 चाहिए। चार इसको और मिल जाए तो इसके 8 हो जाएंगे। अब जब इसको हम मिलाते हैं सिलिकॉन को ले लेते हैं, चलिए मैं डायग्राम, ये बनी बनाई डायग्राम ही ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्रुप 3 के साथ पहले मिलाते हैं। अब ग्रुप 4 का जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सिलिकॉन ये वाला, इसमें एक दो तीन और चार, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब जो थर्ड है, बिस्मिथ ले लें आप इसको, ये थर्ड ग्रुप का है, इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो और तीन। ठीक है, जब आप इसको इससे डोप करवाएंगे तो क्या होगा कि देखें, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ, लेकिन एक जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक आपका जो एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रहेगी आपके पास। आप देखिए ये बिस्मिथ है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। एक बिस्मिथ एटम को चार सिलिकॉन एटम्स के साथ उसने डोप किया। अब क्या होगा जब बिस्मिथ इस तरह से आएगा, सिलिकॉन के पास, अब देखिए सिलिकॉन के एक दो तीन और चार इसके अपने हैं, इस तरह से इस सिलिकॉन के एक दो तीन चार अपने हैं, इसके भी चार अपने, इसके भी चार अपने। अब इसके पास तीन है, कौन कौन से, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक इसका ये वाला, एक आप इसका ये वाला ले लें, एक इसका ये वाला ले लें। अब चौथा आपके पास है ही नहीं है, तो उसके लिए आपका एक होल का कॉन्सेप्ट है कि एक, चलिए पेज पे डायग्राम थोड़ी साफ बनी होगी वो दिखाता हूँ। बिस्मिल से साफ किया, ओके, ठीक हो गया। तो अब देखिए इसमें अलग से बनाना ही पड़ेगा मुझे। ये बिस्मिथ है, इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो तीन। इसको मैं डोप करता हूं सिलिकॉन के साथ, एक इधर सिलिकॉन के साथ, दो एक सिलिकॉन के साथ और एक इधर सिलिकॉन के साथ। अब इस सिलिकॉन, इस सिलिकॉन, इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन, इसके पास चार है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसके भी एक दो तीन और चार। अब देखें ये वाला इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा।
अब यहां एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट देते हैं होल का, और होल को आमतौर पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है। और इस तरह का जो मटेरियल होगा जिसमें हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा आपका पी टाइप मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें होल है ये वाले। तो ये होल बेसिकली है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ही, मतलब ये है कि वो ये शिफ्ट होते रहते हैं। ये आपके पॉजिटिव चार्ज मतलब कैरियर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। होल को पॉजिटिव चार्ज कैरियर कंसिडर किया जाता है। और जब हम इसको डोप करते हैं किसके साथ, पांचवें एलिमेंट, पांचवें ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो उसमें क्या होता है। अब देखिए पांचवें का मतलब ये है कि उस एलिमेंट के पास कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये एंटी मनी है Sb, ये एंटी मनी है, इसके 5 है, 1 2 3 4 5। अब इस एंटी मनी को ये देखिए ये मैंने डायग्राम बनाई भी हुई है, ये एंटी मनी है ये वाली। अब इसमें 1 2 3 4 और ये 5, ये एंटी मनी की है, ठीक है। और बाकी जो है ये 4 आपके सिलिकॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये वाला चौथा 4। अब हम यहां देख सकते हैं कि जो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया। अब ये वाला जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही वो इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज या जो आप कह लें कि चार्ज, सॉरी जो है ना, उसके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का बायस बनेगा। तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की वजह से करता है, ठीक है। अब ये तो एक फॉर्मेशन है कि जिसमें आपने एक एंटीमनी का एटम आपने ऐड किया 4 सेमीकंडक्टर्स के साथ, सिलिकॉन के साथ। इस तरह के आप हजारों कर रहे होते हैं, जिसका मतलब हजारों फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो वही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, सेमीकंडक्टर्स हो गए। उसके बाद हमने प्योर सेमीकंडक्टर की बात भी कर ली कि जो चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर्स। और इसके बाद जो आपकी डोपिंग भी हो गई, कि डोपिंग का मतलब है मिलावट करना। आप क्या करते हैं, ग्रुप 3 के या ग्रुप 5th ग्रुप के आप एलिमेंट्स को डोप करते हैं सेमीकंडक्टर जर्मेनियम के साथ या सिलिकॉन के साथ, जो मोस्टली इस्तेमाल हो रही होती हैं इसमें सेमीकंडक्टर्स में। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डोपिंग। यहां पर इनको जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है इनको ट्राइवेलेंट एलिमेंट बोलते हैं, और जो पांचवें के उनको पेंटावेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डोपिंग का कॉन्सेप्ट भी हो गया। पी टाइप, जब थर्ड वाले डोप होंगे तो वो पी टाइप कहलाएगा, और जब आप पांचवें ग्रुप के एलिमेंट से डोप करेंगे तो वो आपका एन टाइप कहलाएगा, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स को हम जो है वो पेंटावेलेंट एटम्स भी कहते हैं। इसके बाद आगे कॉन्सेप्ट है हीट का। हीट एंड टेम्परेचर। यार बस आज इसको यही क्लोज करते हैं, अब इतना टाइम 3 मिनट बचे हैं टोटल, उसमें हम आगे तक पढ़ नहीं पाएंगे। फिर काफी है। ओके। ये इस पे ना नहीं पढ़ पाएंगे, फिर दरमियान में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बस आज इसको यहीं रोकते हैं। और सेमीकंडक्टर में कोई मसला मसाइल किसी को चीज समझ ना लगी हो, इसको एक बार पढ़ लेना, मैं नोट्स दोबारा शेयर करूंगा तो देख लीजिएगा इसको। ठीक हो ओके। गया, ओके। क्लोज करें। गुड। ओके। जी जिया और अब्दुल्ला, ओके। ओके सर। चले मैं क्लोज कर डन रहा हूँ है। फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके। अस्सलाम वालेकुम।